हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो चलिए आ जाइए आप सभी क्लास में। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा गुरु उपन्यास को, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने जो है ये उपन्यास ज़रूर पढ़ लिया है। जिन्होंने पढ़ लिया है उनका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है अगर वो इस क्लास को देख लेते हैं तो उनका जो है ये उपन्यास बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, लेकिन मूल टेक्स्ट को पढ़ना जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी मूल तथ्य जो है मैंने पुस्तक के माध्यम से लिया है, तो आप लोग जो है निश्चिंत रहिएगा, धैर्य के साथ इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। आपकी परीक्षा के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है ये, ठीक है। कम समय में जो है मैंने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को रखा है। अगर आप ये क्लास देख लेते हैं तो बहुत अच्छे से जो है आप आने वाला क्वेश्चन जो है आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे परीक्षा गुरु उपन्यास के बारे में। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1882। आप सभी को पता है, लेखक है लाला श्रीनिवास दास। सबसे पहले जो है लेखक के बारे में जो है थोड़ा सा जान लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लाला श्रीनिवास दास का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1907 ईस्वी में हुआ था। लाला श्रीनिवास दास को हिंदी का पहला उपन्यास लिखने का गौरव प्राप्त है। नाटक लेखन में वे भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकक्ष माने जाते हैं। लाला श्रीनिवास दास जी जो है मथुरा उत्तर प्रदेश के निवासी, और ये जो है यानी कि लाला श्रीनिवास दास जो है हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी इन सभी विषयों के जो है अच्छे ज्ञाता थे, ठीक है, अच्छे विद्वान थे। ये सभी जो है ये सभी विषय जो है इनको बहुत अच्छे से आता था, ठीक है। आप सभी को पता है इनकी ख्याति जो है एक अच्छे नाटककार में भी गिनी जाती है। तो इनके नाटक आप ध्यान रखिएगा। पहला जो इनका नाटक है वो प्रहलाद चरित्र है, ठीक है। प्रहलाद चरित्र प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी में। प्रहलाद चरित्र जो है पौराणिक नाटक है जो राम और कृष्ण के चरित्र पर आधारित है, ठीक है। दूसरा इनका जो नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी, ठीक है, 1877 में, और तप्ता संवरण 1873 में, ठीक है। ये दोनों नाटक जो है प्रेम प्रधान रोमानी नाटक है। इनका जो अगला नाटक है वो संयोगिता स्वयंवर है ना, प्रमुख ऐतिहासिक नाटक है ये। प्रकाशन वर्ष है 1886। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे परीक्षा गुरु उपन्यास, जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित 1882 में प्रकाशित हुई थी, जिसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। और माना किसने है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सभी तथ्य आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। ये आप सभी को पता है। नाटक आपने उपन्यास आपने अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा, ठीक है। अब जो है मैं थोड़ा सा आप सभी को इस उपन्यास में जो है आप देखेंगे पूरा उपन्यास जो है, जो परीक्षा गुरु उपन्यास है उसमें जो है कुल 41 प्रकरण हैं, और 41 प्रकरण का अलग अलग नाम है, ठीक है। मैंने सभी प्रकरण का नाम यहाँ पे लिया है, लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं। 41 प्रकरण सोचेंगे कैसे याद होगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी बताती हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि परीक्षा गुरु उपन्यास के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ ताकि आप जो है इससे जुड़ पाएँ। यह उपन्यास यानी कि परीक्षा गुरु उपन्यास में दिल्ली के रहने वाले एक कारोबारी और साहूकार मदन मोहन पर केंद्रित है, ठीक है। मदन मोहन जो पात्र है, मेन पात्र है परीक्षा गुरु उपन्यास का। पूरी कहानी जो है इसी के इर्द गिर्द घूमती है, इसी पे केंद्रित है। जो एक संपन्न व्यक्ति है और पश्चिमी सभ्यता से जो है बेहद मोहित है, बेहद प्यार करता है, जो कि आज सभी लोग पश्चिमी सभ्यता से सभी लोग प्यार करते हैं, है ना। आप लोग भी करते होंगे, है ना, करते हैं कि नहीं बताइएगा, हाँ, ठीक है। उसके बाद है जो इस चक्कर में पड़कर जो है मदन मोहन अपव्यय करता है, यानी बहुत सारे धन खर्च करता है और कई संकटों में फंस जाता है। लाला मदन मोहन के कई मित्र हैं, अभी मित्र के नाम बताती हूँ। उन्हें जो है गलत मार्ग की ओर ले जाते हैं, कई तरह के गलत मार्ग की ओर उनको जो है ले जाते हैं और फिजूल खर्ची भी करवाते हैं। जो केवल जो है इनका एक दोस्त होता है ब्रज किशोर, ठीक है, वही जो इनका जो एक अच्छा हितैषी दोस्त होता है मदन मोहन का, वो जो इनका दोस्त है इनको मदन मोहन को अवनति के मार्ग से बाहर का रास्ता जो है इन्हें दिखाता है, यानी सही मार्गदर्शन देता है।
ठीक है। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि स्वार्थी मित्र विपत्ति के समय साथ छोड़ देंगे और सच्चा मित्र ही तब साथ निभाएगा। अर्थात सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति में ही होती है। बिल्कुल सही बात है, 100% सत्य है ये। ठीक है, सच्चा मित्र का भी और बहुत लोग हैं ऐसे, उन लोगों का भी जो है विपत्ति में ही पहचान होती है कि कौन आपका साथ दे रहा है उस समय। ठीक है ना, सुख में तो हर कोई रहता है, लेकिन दुख में अगर कोई साथ दे के दिखाए तो बात ही कुछ और होगी, है ना। आगे जो है इसमें बताया गया है कि इस उपन्यास में लाला मदन मोहन महाजनी संस्कृत के प्रतीक हैं। तो आप एक खास करके आप ध्यान रखिएगा, लाला मदन मोहन जो पात्र हैं इस उपन्यास में वो संस्कृति के प्रतीक हैं। ठीक है, जो सामंतवादी प्रवृत्ति से जकड़े हुए हैं। ठीक है, उपन्यास में देश की चिंता की गई है ना। हमें अपनी पूंजी का संरक्षण करना चाहिए, है ना। देश की चिंता में जो ये बताया गया है कि हमें अपनी पूंजी का जो है संरक्षण करना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास जो है 50 रुपये हैं तो 50 आप खर्च करके आ जाएं, है ना। उसमें से आप जो है, आपको अगर घर से पैसे मिल रहे हैं 50 रुपये या 100 रुपये, तो उसमें जो है अपने आप ज़रूरत भर का खर्च करें। कोशिश करें कि आपके पास जो है उसमें से आधे पैसे बच जाएँ। ठीक है, आधे नहीं तो कुछ ना कुछ आपको बचा के लाना है। ठीक है, मैं बहुत खुश होती हूँ कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है। मेरे पास अगर मैं 10 रुपये भी मार्केट लेके जाती हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसमें से मैं 5 रुपये बचा के ही लाती हूँ। पूरा खर्च कभी नहीं करती। तो ये आप लोग भी इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। लेखक ने इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया है कि व्यापार की निरंतर बढ़ोतरी हुई शक्ति है। व्यापार जो कि निरंतर बढ़ती हुई शक्ति है वो चापलूसों और सामंती अविवेक से घिरी हुई है। ठीक है, देश को प्रगति के मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए ऐसे कुप्रवृत्तियों से देश को मुक्त करवाना होगा। ठीक है, परीक्षा गुरु के पात्र और उनके कार्य व्यापारियों के साथ यथार्थता, वास्तुशिल्प की नवीनता और भाषा संबंधी अर्थार्थवादी दृष्टिकोण के कारण यह रचना उपन्यास से अधिक निकट है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बताया है, ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं इसमें मेंशन नहीं है पीडीएफ में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुन लिए होंगे, मुझे ये मैं मान के चल रही हूँ, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे अब आपको क्या करना है। जो यहाँ पे 41 प्रकरण दिए गए हैं इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जो सौदागर की दुकान, अकाल की अधिकांश, संगति का फल, मित्र मिलाप, ये 4-5 जो है स्टार्टिंग का जो 4-5 प्रकरण है उनको आप लोग याद रखिएगा। अभी मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से जो है याद करने हैं। और सौदागर की दुकान जो प्रकरण है इसका मैंने डिटेल भी लिया है, तो अगर एग्जामिनर अगर पलटता है बुक तो सबसे पहले सौदागर की दुकान को देखेगा ही देखेगा, या तो लास्ट का देखेगा, है ना। तो अभी आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देखेंगे पहला है प्रकरण सौदागर की दुकान, दूसरा है अकाल में अधिमास, तीसरा है संगति का फल, मित्र मिलाप है चौथा, पांचवा है विषयासक्त, छठा है भले बुरे की पहचान, सातवां है सावधानी, आठवां है सब में हाँ। ठीक है, सब में हाँ, सभासद है, प्रबंध है 10वां, प्रबंध या इंतजाम कह लीजिए, सज्जनता है 11वां प्रकरण का नाम, 12वां प्रकरण है सुख दुख, यानी सुख दुख में बहुत अच्छा है। सुख दुख में आप प्रकरणों को पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी रियल लाइफ में आपके, है ना। उसके बाद जो है 13 प्रकरण है, 13वां जो है बिगाड़ का मूल विवाद, 14वां है पत्र व्यवहार, है ना, 15वां है प्रिय अथवा पिय, 16वां है सुरा यानी शराब, 17वां है स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, 18वां है क्षमा, 19वां है स्वतंत्रता और 20वां है कृतज्ञता, है ना। आगे देखेंगे 21वां जो है यहाँ पे दिया गया है पवित्रता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा पवित्रता को। 22 है संशय, प्रामाणिकता को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाथ से पैदा करने वाला, साहसी पुरुष को भी आप ध्यान रखिएगा। दिवाला, है ना, दिवाला वैसे प्रकरण से पूछा नहीं जाएगा, है ना, इतना डीप नहीं जाएगा कोई भी, अगर जाता है तो वही बहुत ही गलत बात है ना, इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अपने तरफ से जो है आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, 28वां है फूट का मुंह काला, बातचीत नैराश्य यानी ना उम्मीद यानी बिना किसी उम्मीद का। फिर जो है 31वां है चालाक की चूक, और अदालत को ध्यान रखिएगा। मित्र परीक्षा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मित्र परीक्षा। ठीक है, मित्र परीक्षा पूछा जा सकता है कि किस उपन्यास का प्रकरण है, तो मित्र परीक्षा जो है परीक्षा गुरु का, है ना। हीन प्रथा, और 35 है स्तुति निंदा का भेद,
36 देखेंगे, 36 प्रकरण है धोखे की टट्टी और विपत्ति में धैर्य, ये भी ध्यान रखिएगा। 37 जो है विपत्ति में धैर्य, है ना। जो जो बता रही हूँ उनको आप लोग ध्यान रखेंगे कि किस मतलब किस उपन्यास का प्रकरण है ना। उसके बाद सच्ची प्रीति, यहाँ से जो है ये विपत्ति में धैर्य और सच्ची प्रीति और प्रेत भय, सुधारने की रीति ध्यान रखेंगे, सुधारने की रीति और सुख की परमा अवधि। जो 36, 37, 38, 39, 40, 41 है, ये 4-5 इकट्ठे याद कर लीजिएगा, है ना, ताकि आप लोग जो है क्वेश्चन अगर पूछा जाए मिलान के लिए आता है तो आप लोग कर ले जाएं, ठीक है ना। तो ये हो गए प्रकरण, इनको आप पढ़ते रहिएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने बोला वैसे ही करिएगा, ठीक है। सौदागर की दुकान, अकाल में अधिमास, संगति का फल, मित्र मिलाप, विषयासक्ति, ये सब याद कर लीजिएगा। जो मैंने यहाँ पे प्रामाणिकता बोला, साहसी पुरुष बोला, ये याद कर, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अदालत, मित्र परीक्षा और उसके बाद यहाँ पे जो है 4-5 जो लास्ट में दिए गए हैं इनको आप याद करेंगे, ठीक है। चलिए अब जो है मैंने यहाँ पे प्रकरण 1 यानी प्रकरण 1 सौदागर की दुकान का पूरा PDF रखा है। यहाँ पे जो है मैं आपको बताती हूँ आपको क्या क्या ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर एग्जामिनर चाहेगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। देखते हैं, पहला प्रकरण है, प्रकरण का नाम है सौदागर की दुकान। चतुर मनुष्य को, इसमें जो है पहला पॉइंट यही है, चतुर मनुष्य को जितने खर्च में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सकता है, मूर्ख को उनसे अधिक खर्च न करने की भी, मूर्ख को उनसे अधिक खर्च न करने पर भी कुछ नहीं मिलता, ठीक है। ये जो है लॉर्ड चेस्टरफील्ड का कथन है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आपको हर प्रकरण में कथन, आपको उद्धरण जो है आपको मिलेगा अलग अलग, कहीं पे आपको हितोपदेश से मिलेगा, कहीं वाल्ट का है, कहीं वाटरफील्ड का है ना, अलग अलग जो है यहाँ पे आपको हर प्रकरण में मिलेगा। खैर वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि अगर क्वेश्चन कथन में देकर पूछा जा सकता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हर प्रकरण में जो है एक उद्धरण है, तो दे सकता है ना, ABCD ऐसे करके देगा। ये मान लीजिएगा इस उपन्यास के हर प्रकरण में एक नया उद्धरण है, तो है, बिल्कुल है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मेरे कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो ये अपना आप लोग पहला ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है यहाँ देखेंगे, लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में नई फैशन का अंग्रेजी ख्वाब जो देख रहे हैं, ठीक है, अंग्रेजी ख्वाब अस्वाद देख रहे हैं। लाला, ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नीलाल, ये सारे जो है इनके दोस्त हैं जो नालायक होते हैं, ठीक है, इनको जो है बहुत मुसीबत में डाल देते हैं, इनके जो है फिजूल खर्ची करवाते हैं, जो जिसके कारण जो है मदन मोहन जो है कर्जे में डूब जाता है, जिसके कारण उसको जेल जाना पड़ता है। जेल जाता है तो ये सारे दोस्त इसे छोड़ कर भाग जाते हैं। उसके बाद ब्रज किशोर जो है इनको बचाता है। ब्रज किशोर इनका मेन दोस्त है, जो इनका हितैषी है। ब्रज किशोर को जो है मदन मोहन के पिताश्री ने पहले इनको पढ़ाया होता है बचपन में, पेशे से ब्रज किशोर वकील होता है, तो इसी कारण जो है इनको बचाता है, ठीक है, कि इनके पिता ने जो है मेरे लिए इतना कुछ किया तो इनको बचाना ज़रूरी है, और ये भी होता है, और जो है अच्छा इंसान होता है, इनका हितैषी रहता है, ठीक है, यही स्टोरी है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मुंशी चुन्नीलाल और जो है मास्टर शंभू दयाल उनके साथ हैं। अब जो है मिस्टर ब्राइट यहाँ पे है, एक बड़ी कांच की जोड़ी हमको पसंद है। मिस्टर ब्राइट कहते हैं ये एक बड़ी कांच की जोड़ी हमको पसंद है, इसकी कीमत क्या है? लाला मदन मोहन ने सौदागर से पूछा, ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टर ब्राइट जो है एक कांच की जोड़ी को पसंद करते हैं, तो लाला मदन मोहन ने सौदागर से पूछा इसकी कीमत क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा कीमत क्या है कांच की जोड़ी का। एक साथ की जोड़ी अभी 3000 रुपये में हमने हिंदू स्थानीय रईस को दी है, ठीक है। सौदागर ने क्या बताया, उसकी जोड़ी जो कांच की जोड़ी है कितने की है, तो 3000 रुपये की है, ठीक है ना। तो 3000 आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कहता है कि मैंने एक रईस को, हिंदू रईस को मैंने दिया है, तो हिंदी रईस को दिया है, लेकिन आप हमारे दोस्त हैं तो आपको जो है हम 400 रुपये में दे देंगे, ठीक है। तो ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। सौदागर की दुकान में प्रकरण में ये बात हुई है। कांच का जो इन्होंने सामान जो पसंद किया था उसका मतलब रेट क्या है, तो 3000 है, लेकिन वो देने के लिए राजी कितने में होता है, तो 400 रुपये में, ठीक है ना। सौदागर कितने में देने के राजी होता है अगर पूछा जाए तो 400 रुपये में। उसके बाद जो है निसंदेह ये कहता है, निसंदेह ये कांच आपके कमरे के लायक नहीं। सौदागर नहीं कहता है, देखेंगे यहाँ पे शंभू दयाल का कथन है। शंभू दयाल कहता है निसंदेह यह कांच
जो जोड़ा है आपके कमरे के लायक है, इन्हें लगाने से उसकी शोभा दोगुनी हो जाएगी। तो ये कथन भी दिया जा सकता है, मोस्ट मुझे महत्वपूर्ण लगा तो मैंने लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो शंभू दयाल ने बोला है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे, आहा मैं तो इनके चौखटों की कारीगरी देखकर चकित हूँ। ऐसे अच्छे फूल पत्ती बनाए हैं कि सच्चे बेल बूटों को मात करते हैं, ठीक है, मात करते हैं। उसके बाद जो है ये कौन कहता है, मुंशी चुन्नीलाल। यहाँ पे जो है, हाँ ठीक है, चुन्नीलाल का ही है। उसके बाद जो है कहते हैं कि हाँ है जी चाहता है कि कारीगर के हाथ चूम लूँ। मुंशी चुन्नीलाल का ये कथन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये आहा से मैं तो, यहाँ से ये ध्यान रखिएगा, मैं तो इनके चौखटों की कारीगरी देखकर चकित हूँ, और यहाँ तक, ठीक है। तो मुंशी चुन्नीलाल का ये कथन है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे भी। इनके बिना आपका इस समय कौन सा काम अटक रहा है। ब्रज किशोर लाल कहने लगे, ठीक है। इनके बिना जो है आपका कौन सा काम अटक रहा है, ब्रज किशोर कहने लगे। खेल तमाशे की चीज़ों से भोले भाले आदमियों का जो जी ललचाता है, वह सौदागर की सब दुकानों को अपने घर ले जाया चाहते हैं, परंतु बुद्धिमान अपनी ज़रूरी चीज़ों के सिवाय किसी पर दिल नहीं दौड़ाते। ये जो है कथन ब्रज किशोर लाल का है, ठीक है, ब्रज किशोर का है। उसके बाद देखेंगे, ज़रूरतमंद भी तो अपनी अपनी रुचि से समान अलग अलग होते हैं, ठीक है। ज़रूरतमंद भी तो अपनी अपनी रुचि के समान जो अलग अलग होते हैं, ये जो है मुंशी चुन्नीलाल ने कहा है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, और जब दरिद्रों की तरह धनवान भी अपनी रुचि के समान काम न कर सके, तो फिर धनी और दरिद्रों में अंतर ही क्या रह जाएगा। मास्टर शंभूलाल है, ठीक है। ये सब भड़काते हैं इसको, मदन मोहन को, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे नाम, यहाँ पे जो कथन दिया गया है, नामो नसीब काम करके कोई नुकसान से नहीं बच सकता, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है कुछ दिया गया है, यहाँ पे दोहे दिए गए हैं, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, ना मुनासिब रीति से थोड़े खर्च में सब तरह का सुख मिल सकता है, परंतु इंतज़ाम और काम के सिलसिले बिना बड़े से बड़ी दौलत भी ज़रूरी खर्चों को पूरी नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो सकती। सब थोती बातों में बहुत सा रुपया खर्च हो जाता है, यानी सब थोती बातों पे जो है बहुत सा रुपया खर्च हो जाता है। इसमें भाषा शैली क्या प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा, ब्रज भाषा, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है, तो ज़रूरी काम के लिए पीछे से ज़रूर तकलीफ़ उठानी पड़ती है, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देखेंगे। चित्त की प्रसन्नता के लिए मनुष्य सब काम करते हैं, फिर भी चीज़ों को देखने से चित्त प्रसन्नों का उनको खरीदने का थोती बातों को कैसे समझा जाए, मुंशी चुन्नीलाल का कथन है। यहाँ पे जो मुझे कथन बहुत महत्वपूर्ण लगा तो मैंने लिया है। आगे देखेंगे, चित्त प्रसन्न करने की बात रीति नहीं, चित्त तो उचित व्यवहार से प्रसन्न रहता है, लाला ब्रज किशोर ने जवाब दिया है चुन्नीलाल को, ठीक है। वो भड़काते हैं मदन मोहन को, तो ये पीछे से जो है सपोर्ट करते रहते हैं मदन मोहन का, है ना। बहुत ही कोशिश करते हैं उसको गलत संगत से उभारने की, लेकिन नहीं हो पाता है, आखिर लास्ट में जो है फंसी जाते हैं मदन मोहन। आगे देखेंगे, परंतु जो है फिलोसफों को बातों से भी तो दुनियादारी का काम नहीं चल सकता। लाला मदन मोहन ने दुनियादार बन कर कहा, ठीक है। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ देखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले न बनाओ, आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ के स्वभाव जानो, मिस्टर ब्राइट का कथन है ये, ठीक है। आगे देखेंगे, क्यों साहब ये कांच कहाँ के बने हुए हैं, मुंशी चुन्नीलाल ने सौदागर से पूछा। अब ध्यान रखेंगे, वो कांच का सामान जो खरीद रहे थे 3000 में, 400 रुपये में दिया, तो कहाँ के बने थे, तो फ्रांस के बने थे, यही मुझे बताना था आपको, ठीक है ना। पूछा जा सकता है कहाँ के बने थे, आप सभी को पता है। पिछला पेपर अगर आपने सॉल्व किया है तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, तो ठीक है ना। तो वो कांच के सामान कहाँ से बने थे, फ्रांस से। फ्रांस के सिवाय ऐसी सुडोल चीज़
कहीं नहीं बन सकी। जब से ये कांच यहाँ आए हैं हर वक्त देखने वालों की भीड़ लगी रहती है और कई कारीगर तो इनका नक्शा भी खींच ले गए हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं अच्छा जी, इसकी कीमत हमारे हिसाब से लिखो और ये हमारे यहाँ भेज दो। मैं एक हिंदुस्तानी सौदागर की दुकान में इसी मेल के कांच देखे हैं। उन्हीं चौखटों में निसंदेह ऐसी कारीगरी नहीं है, परंतु कीमत में वह इनसे बहुत ही सस्ते हैं, ब्रजकिशोर कहता है। ठीक है, दाम कम कराने की कोशिश करता है। मैं तो यहाँ पे देखेंगे, मैं तो अच्छी चीज़ का ग्राहक हूँ, चीज़ पसंद आए पीछे मुझको कीमत की जो है परवाह नहीं रहती। अंग्रेज़ों की भी यही चाल है, मास्टर शंभू लाल ने कहा। ठीक है, अब यहाँ जो है पात्र परिचय देखेंगे। ठीक है, वहाँ पे मैंने प्रकरण के बारे में बताया, तो वहाँ से आपने अगर पढ़ लिया है तो अच्छे से आपको पता चल गया होगा कि वहाँ पे जो कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए पात्र परिचय भी देख लेते हैं। वैसे तो मैंने पात्र का नाम सभी बता ही दिया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, मदन मोहन जो है मेन पात्र है इस परीक्षा गुरु उपन्यास का, जो दिल्ली के रहने वाले कारोबारी साहूकार है। कथा का केंद्र बिंदु है। यह मध्यवर्गीय सोच से ग्रसित है। इन्हें पश्चिमी सभ्यता से बेहद लगाव है और इसी कारणवश यह संकट में आ जाते हैं। कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द जो है घूमती है। उसके बाद ब्रजकिशोर हैं, मदन मोहन का सच्चा मित्र है, जो बुद्धिमान है और पेशे से वकील है। ठीक है, अन्य पात्र जो हमने देख लिया, चुन्नी लाल जो फंसा देता है इनको, शंभू दयाल, बैजनाथ, पुरुषोत्तम दास और मिस्टर रसल। ठीक है, ये सारे पात्र हैं, अन्य पात्र हैं। तो ठीक है, अब जो है हम थोड़ा सा भूमिका पढ़ लेते हैं। भूमिका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भूमिका को पूरा रखा है, आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा मैं अभी पढ़ती हूँ जो महत्वपूर्ण है, देखेंगे। थोड़ा बड़ा करती हूँ, है ना। अब तक नागरी और उर्दू भाषा में अनेक तरह की अच्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं, परंतु मेरे जानने के मुताबिक जो है इस रीति से कोई नहीं लिखी गई। इसलिए अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक होगी। ठीक है, तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है यहाँ से यह नई चाल की पुस्तक होगी। ये किसके बारे में कहा गया है? परीक्षा गुरु उपन्यास के बारे में कहा गया है। ठीक है, उपन्यास इसका जो हम लोग भूमिका जो पढ़ रहे हैं वो लाला श्रीनिवास दास ने ही लिखा है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। यह जो है नई चाल की पुस्तक होगी, परंतु नई चाल होने से ही कोई चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, बल्कि साधारण रीति से तो नई चाल में तरह तरह की भूल होने की संभावना रहती है और मुझको अपनी मंद बुद्धि से और भी अधिक भूल होने का भरोसा है। इसलिए मैं अपनी अनेक तरह की भूलों से क्षमा मिलने का आधार लेकर सज्जनों की कृपा दृष्टि पर रखता हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे। कहते हैं लेखक, यह सच है कि नई चाल की चीज़ देखने को सबका जी ललचाता है, परंतु पुरानी रीति के मन में समाये रहने और नए तरीकों को मन लगाकर समझने में थोड़ा मेहनत होने से पहले बढ़ने वाले का जी कुछ उलझने लगता है और मन उछट जाता है। इसे उसका हाल समझ में आने के लिए मैं अपनी तरफ से यहाँ कुछ खुलासा करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ देखेंगे। पहले तो पढ़ने वाले इस पुस्तक में सौदागर की दुकान का हाल पढ़ते ही चकराएंगे, क्योंकि अपनी भाषा में अब तक वार्ता रूपी जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें अक्सर नायक नायिका वगैरह का हाल ठीक से जो है सिलसिलेवार यानी अथाह क्रम जो है लिखा गया है। जैसे जैसे कोई राजा, बादशाह, सेठ, साहूकार, लड़का या उनमें मन इस बात से यह रुचि हुई और उसका यह परिणाम निकला, ऐसा सिलसिला देखेंगे। ऐसा सिलसिला इसमें कुछ भी नहीं मालूम होता। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में असबाब देख रहे हैं। लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नी लाल और मिस्टर शंभू दयाल उनके साथ हैं। इनमें मदन मोहन कौन, ब्रजकिशोर कौन, चुन्नी लाल कौन है और शंभू दयाल कौन है, इनका स्वभाव कैसा है, परस्पर संबंध कैसा है, हर एक की हालत क्या है, यहाँ इस समय
किस लिए इकट्ठे हुए हैं, यह बातें पहले से कुछ भी नहीं जताई गई हैं। ठीक है, पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। हाँ, पढ़ने वाले धैर्य से इस पुस्तक को पढ़ लेंगे तो अपने अपने मौके पर सब भेद खुलता चला जाएगा और आदि से अंत तक सब मेल मिल जाएगा। परंतु जो साहब इतना धैर्य न रखकर परंतु जो साहब जो है इनका धैर्य रखकर नहीं पढ़ेंगे वो इसका मतलब नहीं समझ सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने पढ़ा, आप लोग अलग यहाँ पढ़ लीजिएगा सारा। ठीक है, सारा पढ़ लीजिएगा, 4 पेज का है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ देखेंगे बचपन में और विषय आ जाते हैं तो ऐसे चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा, खैर छोड़िए इसको, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। यहाँ से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ से, ठीक, यहाँ से पढ़िएगा पूरा, ये पेज पूरा पढ़ जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो वो ये भूमिका हो गई। अब जो है कथानक एक बार देख लेते हैं, इसमें जो है महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। ठीक है, देखते हैं। लाला श्रीनिवास दास कुशल महाजन और व्यापारी थे। अपने उपन्यास में इन्होंने मदन मोहन नामक एक रईस के पतन का फिर सुधार की कहानी सुनाई है। मदन मोहन एक समृद्ध वैश्य परिवार में पैदा होता है, पर बचपन से अच्छी शिक्षा और उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण वह युवा अवस्था में गलत संगति में पड़कर अपनी सारी संपत्ति खो बैठता है। न ही उसे आदमी की परख है। वह अपने अच्छे हितैषी ब्रजकिशोर को अपने से दूर करके चुन्नीलाल, शंभू दयाल, बैजनाथ, पुरुषोत्तम दास जैसे कपटी लालची दोस्त जो इनके हैं उनको जो है मौका परस्त खुशामिद दोस्तों को अपने आप को जो है घिरा रखता है। बहुत जल्द इनकी गलत सलाहों के चक्कर में मदन मोहन भारी कर्ज में डूब जाता है और कर्ज समय पर अदा न करने पर अल्प समय में ही उसको कारावास हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। इस कठिन स्थिति में उसका सच्चा मित्र ब्रजकिशोर, जो एक वकील है, उसकी मदद करता है और उसकी खोई हुई संपत्ति उसे वापस दिलाता है। इतना ही नहीं, मदन मोहन को सही उपदेश देकर उसे अपनी गलतियों का एहसास कराता है। ठीक है, भाषा शैली देखेंगे। भाषा शैली इसकी है, उपन्यास जो है 41 छोटे छोटे प्रकरण में विभक्त है। ठीक है, प्रकरण तो 41 है लेकिन बड़े बड़े प्रकरण नहीं हैं, आप पढ़ेंगे तो छोटे ही हैं, ज़्यादा 3 से 4 पेजेस के ही हैं सारे प्रकरण। ठीक है, तो अब मैंने पहले बता दिया 41 प्रकरण में विभक्त है। कथा जो है तेजी से आगे बढ़ती है और अंत में रोचकता बनी रहती है। पूरा उपन्यास नीतिपरक और उपदेशात्मक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह जो है उपन्यास पूरी तरीके से नीतिपरक और उपदेशात्मक है। ठीक है, उसमें जगह जगह इंग्लैंड और यूनान इतिहास के दृष्टांत दिए गए हैं। जगह जगह पे आपको जो है पश्चिमी सभ्यता के जो है आपको कथन मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है इंग्लैंड यूनान इतिहास के दृष्टांत दिए गए हैं। ये दृष्टांत मुख्यतः ब्रजकिशोर के कथनों में आते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, यह जो है दृष्टांत जो दिए गए हैं इंग्लैंड और यूनान के, वो किसके कथन में आते हैं? तो ब्रजकिशोर जो पात्र है, मदन मोहन का जो हितैषी रहता है, ठीक है, दोस्त, उसके कथनों में आते हैं। इनसे आगे देखेंगे, इनसे उपन्यास के ये स्थल आजकल के पाठकों को बोझिल लगते हैं। उपन्यास में बीच बीच में संस्कृत, हिंदी, फारसी ग्रंथों के ढेर सारे उद्धरण भी ब्रज भाषा में काव्य अनुवाद के रूप में जो है दिए गए हैं। आगे देखेंगे, हर प्रकरण के आरंभ में ऐसा एक उद्धरण है। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, हर प्रकरण में आपको एक ऐसा उद्धरण मिलेगा ब्रज भाषा में। ठीक है, ब्रज भाषा में ही नहीं, कहीं पे आपको संस्कृत में मिलेगा, कहीं पे हिंदी में मिलेगा, कहीं फारसी में होगा, कहीं ब्रज भाषा में होगा। ठीक है ना, अलग अलग भाषाओं में दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, उन दिनों काव्य का गद्य की भाषा अलग अलग थी। ठीक है, उन दिनों जो है, लेखक कहते हैं उन दिनों जो है काव्य की भाषा जो है और गद्य की भाषा अलग अलग थी। काव्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग होता था और गद्य के लिए खड़ी बोली का। ठीक है, लेखक ने इसी परिपाटी का अनुसरण करते हुए इस उपन्यास काव्यांशों के लिए ब्रज भाषा चुना है। ठीक है, लेखक ने जो है इस उपन्यास के लिए ब्रज भाषा को चुना है। आगे देखेंगे, उपन्यास की भाषा हिंदी के प्रारंभिक गद्य का अच्छा नमूना है। उसमें संस्कृत और फारसी के कठिन शब्दों का यथासंभव बचा गया है। सरल बोल चाल की दिल्ली के आसपास की भाषा में कथा सुनाई गई है। इसके बावजूद पुस्तक की भाषा गरिमा युक्त और सुनाई गई है। इसके बावजूद पुस्तक की भाषा वही चीज़ है, रिपीट हुआ है। आगे देखेंगे,
वर्तनी के मामले में लेखक ने बोल चाल की पद्धति अपनाई है। ठीक है, वर्तनी के मामले में बोल चाल की पद्धति अपनाई है लेखक ने। कई शब्दों को अनुनासिक बनाकर या मिलाकर लिखा गया है, जैसे रोने, करने, पढ़ने आदि। तथा उस समय कितने, उनकी आदि। मैं के, जैसे मैं को मैं वहाँ पे लिखा है, मैं के लिए यहाँ पे आपने अभी उपन्यास जब हम पढ़ रहे थे प्रकरण 1 तो आपने देखा होगा मैं के जगह पे मैं लिखा हुआ है और से के जगह पे से लिखा हुआ है। ठीक है, मुझसे जैसे हम पढ़ते हैं मुझसे, है ना, मुझसे, तो वहाँ पे क्या लिखा था, मुझसे, है ना। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं लेखक। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे मैं के लिए मैं, से के लिए से, प्रयोग जैसे प्रयोग भी इसमें मिलते हैं। कुछ अन्य वर्तनी दोष भी देखे जा सकते हैं, जैसे समझदार के लिए समझवार, है ना, समझदार को यहाँ पे क्या लिखा गया है, समझवार। विवश के लिए विवश, है ना, विवश के लिए क्या कहा गया है, तो विवश। ये सारी त्रुटियां जो है बताए गए हैं इसमें। पर यह देखते हुए कि यह उपन्यास उस समय का है जब हिंदी गद्य स्थिर हो ही रहा था। ठीक है ना, परंतु ये उस समय का है जब हिंदी गद्य जो है स्थिर हो रहा था, उपन्यास की भाषा काफ़ी सशक्त मानी जाएगी। ठीक है, फिर भी जो है इतनी गलतियों के बाद भी यह उपन्यास की जो भाषा है उसको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, सशक्त माना गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जो है उद्धरण है यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है, कथन दिए गए हैं। ठीक है, देखेंगे। अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। यह सच है कि नई चाल की चीज़ देखने को सबका जी ललचाता है, परंतु पुरानी तरीकों से मन में समाये रहने और नई रीति को मन लगाकर समझने में थोड़ी मेहनत होने से पहले पढ़ने वाले की जी कुछ उलझने लगता है और मन उचट जाता है। ठीक है, यह कथन जो है यहाँ पे, ये कथन लाला श्रीनिवास दास का है। सॉरी, लाला श्रीनिवास दास का नहीं है, एक मिनट, हाँ ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विलायत की उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले न बनाओ, आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो। चाहिए मिस्टर ब्राइट का कथन है दोनों। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला कथन है लाला हरदयाल का। प्रीति का सुख ऐसा ही अलौकिक है, संसार में जिन लोगों को भोजन के लिए अन्य और पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं मिलता, उनको भी अपने दुख सुख के साथी प्राणोपम मित्र के आगे अपना दुख रोकर छाती का बोझ हल्का करने पर, अपने दुखों को सुनकर उसके जी भर आने पर, उसके धैर्य देने पर, उसके हाथ से अपनी डबडबाई हुई आंखों से आंसू पुछ जाने पर जो संतोष होता है, वह किसी बड़े राजा को लाखों रुपए खर्च करने पर भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, लाला हरदयाल का कथन है ये। ठीक है, अगला कथन देखेंगे। परोपकार की इच्छा ही अत्यंत परोपकारी है, परंतु हृदय से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूल खर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुंब परिवारित का सुख नष्ट हो जाएगा। तो आलसी स्वभाव अधर्मियों की सहायता की तो उसमें संसार में आलस्य और पाप की बुद्धि होगी। इसी तरह कुपात्र में भक्ति होने से लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएगा। न्यायपरता यद्यप सब वृत्तियों को समान रखने वाली है, परंतु इसका अधिकता में सभी मनुष्य को स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती, क्षमा नहीं रहती। ब्रज किशोर का कथन है। ठीक है, बाकी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन मैंने आपको पहले प्रकरण में बताया भी है। अगला कथन देखेंगे। मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है और उसमें हर्ज पड़ने ही से दुख होता है। ये मिस्टर शंभू दयाल का कथन है। ठीक, आगे देखेंगे। अगला कथन है। ईश्वर ने मनुष्यों को स्वतंत्र बनाया है पर स्वेच्छाचारी नहीं बनाया, क्योंकि उसको प्रकृति के नियमों के अदल बदल करने की कुछ शक्ति है। ठीक है, कुछ शक्ति लाला ब्रजकिशोर नहीं दी गई। ठीक है, तो लाला ब्रजकिशोर का कथन है ये। अगला कथन देखेंगे।
वर्तमान समय के अनुसार सबके फायदे की बातों का सत्यशास्त्र और शिष्टाचार की एकता से बर्ताव करना अच्छी स्वतंत्रता है। ठीक है, ब्रज किशोर लाल का कथन है वो। आगे देखेंगे, आदमी की पहचान जाहिरी बातों से नहीं होती, उसके बर्ताव से होती है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, ब्रज किशोर दास का है। ठीक है, अगला कथन देखेंगे, मनुष्य को जलन उस मौके पर हुआ करती है जब वह आप उस लायक न हो, परंतु तुमको जो बड़ाई बड़े परिश्रम से मिली है वह ईश्वर की कृपा से मुझको बेमेहनत मिल रही है। फिर मुझको जलन क्यों हो? तुम्हारी तरह खुशामद करके मदन मोहन से मेल किया चाहता तो सहज में कर लेता, परंतु मैंने अपने आप यह चाल पसंद न की तो अपनी इच्छा से छुड़ी हुई बातों के लिए मुझको जलन क्यों हो? जलन की प्रवृत्ति परमेश्वर के मनुष्य को इसलिए दी है कि वह अपने से ऊंची पदवी के लोगों को देखकर ऊंची रीति से अपनी उन्नति को उपयोग करे। ब्रज किशोर लाल का कथन है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला कथन देखेंगे। ठीक है, चलिए, ये कथन जो है कंप्लीट हुआ, यहाँ तक कथन लिया था। आगे जो है ये आलोचकों के कथन हैं। इस उपन्यास को लेकर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और बच्चन सिंह ने। तो ये मैंने बुक से लिया है, तो देख लेते हैं इसको। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जो है परीक्षा गुरु उपन्यास के लिए क्या कहते हैं, देखते हैं। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, इन्होंने भी माना है। ठीक है, और यह संयोग से कुछ अधिक है कि पश्चिम से लिए गए इस नए काव्य रूप की मुख्य रचना समस्या है भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति के आक्रामक प्रभाव की एक ओर पुनर्जागरण की प्रक्रिया चल रही है, दूसरी ओर साथ ही साथ उस प्रक्रिया के परिणामों का परीक्षण भी चल रहा है। परीक्षा गुरु का स्वर सात्विक और वातावरण नैतिक रखने का पूरा प्रयास लेखक ने किया है। प्रत्येक अध्याय के आरंभ में संसार के प्रसिद्ध पुरुषों के आप्त वचन तथा उक्तियों को शीर्षबंद के तौर पर रखा गया है। इस बात की चिंता करता है कि उसकी कथा कृति में शिथिल रूप से यथार्थवादी चित्रण हो। परीक्षा गुरु इस व्याग्रता में लगभग उपदेशात्मक हो जाता है। यह सभी कथन जो हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी के हैं, तो पूरा नहीं आएगा, यहाँ से कुछ कथन दिए जा सकते हैं, तो पूरा आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नाम का एक शिक्षाप्रद उपन्यास भी लिखा। उद्धरण में अंग्रेजी उपन्यासों के ढंग पर भाषण के बीच में या अंत में अमुक ने कहा, अमुक कहने लगे, ध्यान देने योग्य है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। आगे है बच्चन सिंह का कथन। इन्होंने कहा है, इसे उन्होंने यानी लाला श्रीनिवास दास ने संसारी वार्ता कहा है। ठीक है, बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि इस उपन्यास को लाला श्रीनिवास दास ने संसारी वार्ता कहा है। अपनी अनेक त्रुटियों के बावजूद यह हिंदी के यथार्थवादी उपन्यासों की नींव का पत्थर है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है यह कथन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। बच्चन सिंह का कथन है। ठीक है, अपनी अनेक त्रुटियों के बावजूद यह हिंदी का यथार्थवादी उपन्यासों की नींव का पत्थर है। ओके, तो चलिए, ये जो है आज की उपन्यास हमारा ख़त्म हुआ। ठीक है, परीक्षा गुरु उपन्यास। आशा करती हूँ कि जितना भी मैंने पढ़ाया आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई है तो वो भी आप लोग मुझे बताइएगा, मैं उसको सुधार करूँगी, है ना। गलतियाँ सबसे होती हैं, कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। दिन प्रतिदिन जो है हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए अपनी गलतियों को सुधार करते हुए, है ना। तो अपनी गलतियों से भागना नहीं चाहिए, इसलिए मैं कभी नहीं भागती हूँ और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी गलती अगर है तो आप लोग ज़रूर बताएं, उसको मैं सुधार करूँगी। ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है उस उपन्यास को बहुत अच्छे से बताने की, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा, परीक्षा नज़दीक है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण उपन्यास है मैं उनको पढ़ाऊँगी, उसके बाद जो है मैं आदिकाल से लेकर जो है सब मैं स्टार्ट करूँगी प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, और अपना प्यार बनाए रखिएगा।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।